नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर को जानना और उसी आधार पर क्या है प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एग्जाम में आप सक्सेस होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है सारे सब्जेक्ट का एक साथ आपको रिवीजन हो जाता है। ठीक है, जैसे सारे चैप्टर का भी रिवीजन एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है सेट नंबर है 14 है, किरण पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 14 है। इससे के पहले हम आपको सेट नंबर 13 तक डिटेल डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन करा चुके हैं और जो सेट नंबर 21 से 25 तक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका भी डिटेल डिस्कशन करा चुके हैं। उसमें मैथ रीजनिंग सहित आपका डिस्कशन किया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समूह यानी कि ग्रुप शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो शून्य जो ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अक्रिय गैस कहा जाता है ना। अक्रिय गैस को ही शून्य ग्रुप या तो शून्य समूह या तो अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, देखिए समूह 18 जो है, जैसे क्या है समूह टोटल कितना है, समूह यानी कि ग्रुप ये कितना है 18 है। ठीक है, तो समूह 18 जो है 18 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष पूरी तरह से भरा हुआ होता है और इन तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या तो खोने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। इस प्रकार इस समूह के तत्व शून्य संयोजकता वाले तथा लगभग अक्रियशील होता है। ठीक है, अब अक्रिय गैस की जो है खोज किसने किया था, तो रैमसे ने किया था। याद रखना, अक्रिय गैस की खोज पूछेगा किसने किया था, तो विलियम रैमसे ने किया था 1902 ईस्वी में। ठीक है, तो ये याद रखना है, अक्रिय गैस की खोज विलियम रैमसे ने किया था 1902 ईस्वी में। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस बोलते हैं या तो नोबेल गैस बोलते हैं, तो कौन नहीं है, तो आपको जानना है क्या कौन कौन सा अक्रिय गैस है। ठीक है, तो जैसे देखिए अक्रिय गैस कौन कौन सा है, तो हीलियम जो है ये अक्रिय गैस है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जेनॉन है और रेडॉन है। ठीक है, ये 6 है अक्रिय गैस। याद कैसे रखना आपको, इसको बोलना क्या, एक लाइन बोलना है ना अगर करके 0 रन। है ना से हो जाएगा हीलियम नियोन, अगर करके यानी आर्गन क्रिप्टॉन, 0 रन यानी कि जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो एक लाइन आप लिख लीजिएगा है ना अगर करके 0 रन, ये क्या है, ये सभी अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं आवर्त सारणी की। तो आवर्त सारणी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया ये पूछे तो हेनरी मोसले ने किया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग ये है टोटल कितना, वर्ग जो है ये 18 है। ठीक है, और 18 वर्ग है और जो आवर्त होता है ना, आवर्त जो होता है इसको जो क्षैतिज जो होती है ये कितना है, तो ये है 7 है। ठीक है, यानी कि 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, जैसे कि ये अक्रिय गैस जो है वर्ग शून्य समूह या बोले या तो समूह 18 बोले। ठीक है, ये क्या बोलते हैं अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी तरह आपसे एक प्रश्न आता है कि वर्ग संख्या जो 1 है ना, वर्ग फर्स्ट जो है, तो पहले समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक है, तो क्षारीय धातु कहा जाता है वर्ग 1 को। वर्ग 2 को क्या कहा जाता है, तो वर्ग 2 को याद रखना है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो याद रखना है वर्ग 1 क्षारीय धातु और वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, उसी तरह आपको याद रखना है वर्ग 14 का, वर्ग 14 को क्या बोलते हैं, तो स्फटिक बोलते हैं, है ना, स्फटिक बोलते हैं वर्ग 14 को। अब वर्ग 15 है उसको बोलते हैं निक्टोजन, निक्टोजन या तो नाइट्रोजन समूह बोला जाता है। वर्ग 16 को क्या बोलते हैं, तो वर्ग 16 को बोला जाता है काल्कोजन, वर्ग 16 को काल्कोजन बोला जाता है। और वर्ग 17 को हेलोजन समूह बोला जाता है ना, हेलोजन ग्रुप का है कौन, वर्ग 17। और उत्कृष्ट गैस यानी कि ये जो अक्रिय गैस है वर्ग 18 को बोला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है
आपको याद रखना है पहला वर्ग जो कि क्षारीय धातु, दूसरा वर्ग क्षारीय मृदा धातु, और लास्ट का दोनों याद रखना है हेलोजन समूह है वर्ग 17 में, और अक्रिय धातु जो है, अक्रिय मतलब गैस है जो उत्कृष्ट गैस, वो वर्ग 18 में। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये चारों ये आपको याद रखना है, ज़्यादा ये प्रश्न रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ये पूछा गया है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O है ना, 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट है ना, 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो याद रखना है जिप्सम का सूत्र जो है ये नरम सल्फेट खनिज है। जिप्सम क्या है, नरम सल्फेट खनिज है, जो कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 2H2O, और इसका व्यापक रूप में खनन किया जाता है, और इसका उपयोग है ना उर्वरक के रूप में, या तो ब्लैक बोर्ड साइड चौक के रूप में किया जाता है, ड्राई बॉल के रूप में भी इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, अब एक कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम का। अब जिप्सम से एक प्रश्न ये आता है कि सीमेंट का जो जमने की दर है उसको कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, तो जिप्सम मिलाया जाता है। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जिप्सम को सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है, तो जमने की दर होता है वो उसको कम करने के लिए, जल्दी जमे नहीं। ठीक है, तो जिप्सम उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, अब ये सूत्र है ना एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, साइंस का प्रश्न जब आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिप्सम का सूत्र क्या है, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछे तो ये क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, हाफ H2O हो जाता है। यहाँ 2H2 है, या हाफ H2O कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, ये चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का पूछे तो यही होगा सूत्र, चूना पत्थर का पूछे तो यही होगा CaCO3, और संगमरमर का सूत्र पूछे तो यही होगा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। विरंजक चूर्ण का पूछा जाता है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछेगा तो CaClO2 यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है किसका, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaClO2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड है ना, CaO, ये बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र है। अच्छा, बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो होता है CaOH के होल 2, CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड होता है बूझा हुआ चूना। तो याद रखना है बिना बूझा हुआ चूना CaO, और बूझा हुआ चूना होता है CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है मैंग्रोव, वे पेड़ है जिनमें होता है। तो मैंग्रोव पेड़ में क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्वसन करने वाली जड़ें होती है। मैंग्रोव पेड़ में क्या होता है, श्वसन करने वाली जड़ें होती है। अच्छा, क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन ये कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा पूछे कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है रोडेंसिया अस्कियूरस डेस का वैज्ञानिक नाम है। तो रोडेंसिया अस्कियूरस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। अब वैज्ञानिक नाम भी है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए कुछ महत्वपूर्ण है जिसको आपको याद रखना है। जैसे ये तो हो गया रोडेंसिया अस्कियूरस हो गया गिलहरी का वैज्ञानिक नाम। चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होता है रेटस है ना, चूहा का वैज्ञानिक नाम होता है रेटस। ठीक है, ये याद रखना है चूहा का वैज्ञानिक नाम। अच्छा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोस इंडिकस। भैंस का बुबलस बुबलिस है ना, बुबलस बुबलिस ये भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है। और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होता है ट्रिटिकम अस्टिबम है ना, याद रखना है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है। कौन सा, आम का, जैसे मैंगीफेरा इंडिका। गेहूं का
ट्रिटिकम एस्टिबम। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटिवा। ओराइजा सटिवा, ये धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटिवा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस होता है ये बरगद का वैज्ञानिक नाम। तो इतने ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों होता है तो उसे क्या बोलते हैं, है ना? एक साथ जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये ऑक्सीकरण, इधर है अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, उसका गुण क्या है, अवकरण का गुण क्या है, ये दोनों थोड़ा सा याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन गेन करता है ऑक्सीकरण में, ठीक है। नाम से थोड़ा सा रिलेट कर लेना है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन क्या है, जुड़ेगा, ठीक है। और अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है, इसका ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब एक साइड का आप याद रखिए, दूसरा वाला आपको अपने आप याद रहेगा। जैसे देखिए, ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन जुड़ता है, बाकी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ये दोनों का लॉस होता है, यानी कि खोता है, यानी कि हानि होती है। फिर से समझिए, देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस होता है। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा अवकरण में। अवकरण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की हानि होगी, बाकी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, ठीक है। तो याद रखना है, फिर से समझिए। देखिए सिर्फ ऑक्सीकरण वाला याद रखिए, एक याद रखिए ऑक्सीकरण वाला क्या, एक रिलेट कर लीजिए कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। एक याद रखें ना, बाकी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस होगा। अब इसका ठीक उल्टा कर देना अवकरण में। अवकरण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ा था तो अवकरण में ऑक्सीजन की हानि होगा और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होता है। क्या है कि पहले भी कई बार पूछा गया है और अभी भी एग्जाम होता है तो पूछा जाता है। अभी रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम अभी दिसंबर 2024 में हुआ, ये प्रश्न पूछा गया था, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, ठीक है। नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। तो ये दोनों याद रखना है, किससे, रदरफोर्ड से। दो चीज़ें, नाइट्रोजन की खोज पूछे या तो नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। इसी तरह आपको आता है क्या, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन की खोज और हंसाने वाली गैस जो होता है N2O, ये दोनों की खोज किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। तो याद रखना है। अच्छा, नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो और प्रश्न क्या आता है, यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 46% पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस या तत्व कौन सा है, तो वो नाइट्रोजन, ये 78% पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो पृथ्वी के भूप्रकृति में और मानव शरीर में, ये दोनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर देश के द्वारा बनवाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। रेलवे NTPC में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस सदी में बना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा, किसने बनवाया, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में जो है विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कब, तो ये 13वीं सदी में ये बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से 3 प्रश्न याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है ना। किसने बनवाया, तो नरसिंह देव प्रथम ने, और कब, तो 13वीं सदी में बनवाया था। अब उड़ीसा में 2 और मंदिर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा है, तो एक तो हो गया ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, फिर एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और एक है लिंगराज मंदिर। ये तीनों मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा से कई महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना है। जैसे कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, उड़ीसा में है। जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, वो कहाँ है, तो उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। याद कैसे रखना है, आपको याद करवाए थे, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। दीप, ऐसे दीप क्या है, उड़ता है ना, दीप उड़ता है यानी उड़ीसा। दीप जब जलता है तो लो क्या होता है, उड़ता है, उड़ता यानी उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। देखिए बंदरगाह कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कांडला बंदरगाह पूछेगा कहाँ है, तो कांडला बंदरगाह कहाँ है, इसको याद कर लेना है, कहाँ, ये गुजरात में, ठीक है। याद कैसे रखना है,
तो रात गुजरात में है ना, तो रात को कांड हो गया, रात को कांड हो गया, यानी कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। पारादीप यानी द्वीप उड़ता है, यानी कि उड़ीसा में है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। सर्वाधिक बॉक्साइड उत्पादक राज्य उड़ीसा है। लोहा और बॉक्साइड ये दोनों में प्रथम स्थान पर कौन है? उड़ीसा है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। और उड़ीसा से क्या याद कर सकते हैं? एक है हीराकुंड बांध, ये कहाँ है? हीराकुंड बांध भी उड़ीसा में है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर है ये हीराकुंड बांध, ठीक, तो ये याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर आया है कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय से एक प्रश्न क्या याद कर सकते हैं आप? कृष्णदेव राय से याद रखना क्या कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहता था? तो अष्ट दिग्गज जो है ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। याद कैसे रखना है? क्योंकि इसको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक है अष्ट प्रधान जो कि शिवाजी के दरबार में रहता था, तो अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज में कभी कन्फ्यूजन ना हो, तो ऐसे रिलेट कर लेना थोड़ा सा। अष्ट दिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, अष्ट दिग्गज पूछे तो कृष्णदेव राय, और अष्ट प्रधान हो जाएगा शिवाजी के दरबार में रहता था, ठीक है। रही बात किसकी? अशोक की। अशोक कौन है ये? तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था ये अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये था पोता, जिसको बोलते हैं पौत्र, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो ये याद रखना है। रही बात नरसिंह देव के बारे में बता ही दिया आपको, है ना, कि नरसिंह देव जो प्रथम है ये बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अच्छा, नरसिंह देव एक प्रथम है, एक इसी तरह आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, तो वो भी कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए याद रखना है। देखिए, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जामिनर की दृष्टि से, तो इसलिए उसको याद रखना है। और कन्फ्यूजन वाला जो भी प्रश्न रहेगा वो एक साथ रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे नरसिंह देव प्रथम हो गया, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन था? तो वो था पल्लव शासक, है ना, पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। उसने भी एक अति महत्वपूर्ण मंदिर बनवाया, याद रखना है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर। किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो बताएंगे ना वो कतई जहर प्रश्न रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, जो कि आने वाले आपको कोई भी एग्जाम दीजिए सबको है ना फाड़ने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं आपको ना वो पूरा याद रखिए, कोई भी एग्जाम दीजिए आप निश्चित रूप से आप बेहतर और शानदार सफलता प्राप्त करिएगा। चलिए यहाँ पर देखते क्या, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, भाषा से आया, अब भाषा से उसका इतिहास पूरा पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका एग्जाम में आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए आप उसमें जीके जीएस में है ना काफ़ी बेहतर कीजिएगा। देखिए, भाषा की बात करते हैं तो मूल संविधान में भाषा कितनी थी? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, ठीक है। अब भाषा किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषा मूल संविधान में थी। बाद में 8 भाषा इसमें जोड़ा गया, यानी कि 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा। यहीं से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है संविधान के? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। यदि एक प्रश्न ऐसे घुमा देता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए, जो 8 भाषा जो बाद में ऐड हुआ, अब इससे प्रश्न ये पूछा जाता है ये कब कब ऐड हुआ, ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए, एक प्रश्न है सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, ये प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी और बिहार एसएससी सीजीएल, ये दोनों में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है इसको। अब 8 भाषा जो जुड़ा ना आपको सब बताते हैं, ठीक है। देखिए, जो 14 के बाद है, पहला भाषा सिंधी जुड़ा था। सिंधी कब जोड़ा गया था संविधान में? तो 1967 में, ठीक है, याद रखना कैसे, सिंधी 67, सिंधी 67, सिंधी 67। अब देखिए ऑप्शन में ऐसे याद कर लीजिएगा ना, तो ऑप्शन में देगा आपको 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, तो आपको तुरंत सिंधी 67 कर लीजिएगा, तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सिंधी 67 हो जाएगा, 1967, को कन्फ्यूजन नहीं होगा और कन्फर्म आंसर होगा।
तो सिंधी 1967 में जोड़ा गया था। और ये एक भाषा हो गया सिंधी 67 है ना, यहाँ पर लिख देते हैं सिंधी 1967 में, ठीक है। 3 भाषा यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है। तो नेपाली अगर पूछे कब जोड़ा गया था तो 1992 में, मणिपुरी 1992, कोंकणी 1992। इसे याद कैसे रखना है, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब टोटल अभी क्या 4 हो गया, और 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया था। कौन कौन सा है, तो वो है मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली, ठीक है। तो ये 2003 में जोड़ा गया था। अब इसको 4 भाषा है, लेकिन इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए इसको याद रखना कैसे, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो टोटल 8 भाषा हो गया, सिंधी 67, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992, और 2003 में बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। भाषा की बात करते हैं, किस भाग में अगर पूछे तो भाग वो 17 में है, ठीक है, भाग 17 में भाषा है। नेक्स्ट है, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण डैश है। यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण क्या होगा, बढ़ता है। नकदी जमा का अनुपात, जैसे नकदी सिंपल में समझ लीजिए, नकदी जमा जो है आपका वो घटेगा तो कर्जे का क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, कर्जा का निर्माण वो बढ़ेगा, ठीक है। ये याद रखना है। अच्छा, ये प्रश्न है किससे, तो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र से करेंट अफेयर में आपको क्वेश्चन याद रखना क्या, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया, किसको किसको दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया। वो कौन कौन है, एस मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, 3 लोगों को मिला है, एस मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन को। नेक्स्ट है, विकिरण के सभी प्रकारों यानी कि अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो वो कौन सा है, तो वो है गीगर काउंटर, है ना। गीगर काउंटर से ही अल्फ़ा, बीटा, गामा का जो पता लगाते हैं और उसको मापने के लिए, यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा को मापा जाता है किससे, तो गीगर काउंटर से, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना है। जब बात करते हैं यहाँ से कुछ प्रश्न आता है, जैसे कि सबसे अधिक भेदन क्षमता पूछे किसका है, तो गामा किरण का है। सबसे कम भेदन क्षमता हो जाएगा यहाँ अल्फ़ा किरण का, ठीक है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता है गामा किरण का, ये याद रखना है। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य पूछे तो ये गामा किरण का है, ठीक है। फिर समझिए, देखिए, सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा का और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य गामा का, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, सबसे अधिक भेदन क्षमता और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसका है, तो गामा किरण का, ठीक है। अच्छा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया मालूम, रेडियो सक्रियता की खोज किया था हेनरी वेकुरल, हेनरी वेकुरल ने किया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हार्ड प्रश्न में आता है, वो कौन कौन सा है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि जब कोई नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, जब कोई नाभिक जो है अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, या तो परमाणु द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब कोई अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तो परमाणु संख्या 2 कम हो जाता है, परमाणु संख्या 2 कम हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान जो है वो 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, अल्फा कण, जब कोई भी नाभिक जब अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु संख्या 2 घट जाता है और परमाणु द्रव्यमान 4 कम हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर बीटा कण अगर उत्सर्जित करता है, कोई नाभिक अगर बीटा कण उत्सर्जित करता है, देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं जानिएगा तो भारी लगेगा, लेकिन जानते हैं तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि परमाणु, मान के चलिए आपको सिलिकॉन दे दिया, ठीक है, बोला कि सिलिकॉन है, परमाणु संख्या इसका 14 है। अब इसका एक अल्फा कण इसका उत्सर्जित करने पर इसका परमाणु संख्या क्या होगा, या तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ये पूछ लिया जाएगा। तो अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तो आप जान जाइए क्या, 2 परमाणु संख्या घट जाएगा, यानी ये 12 हो जाएगा इसका परमाणु संख्या, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो वही उसी तरह अल्फा कण का बता दिए। बीटा कण का क्या है, बीटा कण जब उत्सर्जित करेगा तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है, याद रखना है। बीटा कण जब उत्सर्जित करता है तो परमाणु संख्या जो है 1 क्या होता है, बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है।
और परमाणु द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो यही दोनों को याद रखना है मेन चीज़ें, अल्फा और बीटा का, क्योंकि गामा किरण उत्सर्जित होने पर क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो अल्फा में याद रखना है मेन 2 परमाणु संख्या घट जाती है, परमाणु द्रव्यमान 4 घट जाती है। बीटा में क्या है, परमाणु संख्या जो है 1 बढ़ जाता है, परमाणु द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट है हेमेटाइट देश का अयस्क या तो खनिज है, तो हेमेटाइट किसका है, तो ये लोहा का है। लोहा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 आयरन है ना, तो आयरन का ये अयस्क है हेमेटाइट। अच्छा, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है मालूम, तो वो होता है गढ़ा लोहा है ना, गढ़ा लोहा होता है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप। ठीक है, अच्छा लोहे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। लोहे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है, बॉक्साइड में भी उड़ीसा है। ठीक है, लोहे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य तो हो गया उड़ीसा, लेकिन देश पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है। लोहे का सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये सब करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के अध्ययन को देश के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ना, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोटॉक अभी काफ़ी एड आता है एस्ट्रोटॉक वाला, तो एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों तारों के शुभ या तो अशुभ प्रभाव का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। और सिस्मोलॉजी में क्या किया जाता है, तो भूकंप और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी में। और लिम्नोलॉजी में क्या होता है, तो अंतर्देशीय जल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अंतर्देशीय जल जैसे झील हो गया, ये सब का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड से एक प्रश्न अगर ये आता है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पूछे या तो सूर्य में पूछे या तो तारा में पूछे, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर, इसका करेक्ट आंसर हो गया 22 दिसंबर। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछे तो कौन सा है, वो 21 जून है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून होता है, और सबसे बड़ा दिन 21 जून होने के कारण ही इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, इसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये बड़ा दिन है, इसलिए इसी दिन को रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है एडोल्फ हिटलर एक देश राजनेता लाखों यहूदियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था, तो ये था कहाँ का एडोल्फ हिटलर, ये पूछा जा रहा है। तो एडोल्फ हिटलर ये जर्मन था है ना, जर्मनी का था, तो ये जर्मन राजनेता था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर से एक प्रश्न और याद रखना, क्या, मीन कैंप। मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार एग्जामों में ये पूछा हुआ है। मीन कैंप पुस्तक के लेखक है एडोल्फ हिटलर है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान ने देश से विवाह किया था और उनके पुत्र जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था, तो ये संयुक्ता से है ना, संयुक्ता से विवाह किया था, और वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। कौन, संयुक्ता। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से यहाँ पर 2 प्रश्न और याद रखना है, क्या, कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। ये दोनों युद्ध लड़ा था कौन, पृथ्वीराज चौहान। तो पहला युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था, मोहम्मद गौरी को हराया था। तो याद रखना, क्या, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और तराइन का दूसरा युद्ध भी इसी के बीच हुआ था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। लेकिन पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, लेकिन दूसरा युद्ध में जो है तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, अब पृथ्वीराज से रिलेटेड एक मतलब कि इसी नाम से रिलेटेड कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद बरदाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कि यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होती है, तो जब ऊपर गेंद फेंकते तो त्वरण परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, त्वरण परिवर्तित नहीं होता है। अच्छा, जब कोई गेंद ऊपर फेंकते हैं तो जो उसका स्थितिज ऊर्जा होता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा न्यूमेरिकल में, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, द्रव्यमान दे देगा, ऊंचाई दे देगा
और जी मान लेना कितना 9.8 होता है, लेकिन 9.8 दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो 10 मान लेना, ठीक है। और फॉर्मूला से बना देना स्थितिज ऊर्जा उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ½ mv² होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो ध्यान रखना क्या, स्मॉल जी का मान याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें क्या स्मॉल जी का मान पूछ लिया जाता है और स्मॉल जी का मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों याद रखना है। मान हो गया 9.8 और मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार कैपिटल जी का मान पूछ लिया गया था अभी टेक्नीशियन एग्जाम में, और मान भी पूछा था और इसका SI मात्रक भी पूछा था। तो याद रखना है मान है 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। और मात्रक क्या है कैपिटल जी, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैपिटल जी का मात्रक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, अस्थितिज ऊर्जा बता दिए, गतिज ऊर्जा बता दिए, है ना। और स्थितिज और गतिज ऊर्जा ये दोनों का योग को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, जो मतलब रुका हुआ हो, अस्थिर हो, जैसे कि खींचा हुआ रबड़, तना हुआ स्प्रिंग, ये सब स्थितिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा बोलते हैं किसको, जो गति में, यानी कि चलता हुआ गोली, चलती हुई कार, ये सब गतिज ऊर्जा इसमें होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्मों का चयन कीजिए। तो गलत का चयन करना, ठीक है। डलहौजी की बात करें तो डलहौजी का कार्यकाल कब से कब था मालूम, 1848 से 56 तक था, लेकिन यहाँ 1857 का विद्रोह दे दिया क्या डलहौजी के समय, जो कि गलत है। ये तो पहला गलत तो यही हो गया, ठीक है, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो था लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग का काल था 1856 से 62 तक, तो ये गलत है। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें, प्रथम अफगान युद्ध दिया है, तो अब इसका क्या है, इसका कार्यकाल और अफगान युद्ध कब हुआ, ये दोनों जानना जरूरी है। तो ये जो लॉर्ड ऑकलैंड है, इसका कार्यकाल था 1836 से 1842 तक, लॉर्ड ऑकलैंड का। अब प्रथम जो अफगान युद्ध हुआ था ये 1839 से 42 तक हुआ था, यानी कि ये सही है, ठीक। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसका 1856 से 62 तक था। अब वुड डिस्पैच कब आया, तो 1854 में आया था, ये भी गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल 1856 से 62 है। ये वुड डिस्पैच 1854 में आया था, तो ये भी मिलान गलत है, यानी कि 1 और 3 गलत है। अब 1 और 3 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकती है, और लोकसभा में कितना हो सकता है, 550 है ना। लोकसभा में कितना हो सकती है, 550 हो सकती है। उसी तरह आपको याद रखना क्या, विधान परिषद में कितना सदस्य हो सकता है और विधानसभा में अधिकतम कितना हो सकता है। तो देखिए, विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है 500, लेकिन विधान परिषद में कितना, तो अनुच्छेद 173 में 171 में ये कहा गया है कि विधान परिषद की जो है, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्य की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होगा, ठीक। ये याद रखना है, कतई जहर प्रश्न है। अनुच्छेद भी याद रखना है 171, और उस राज्य विधान परिषद में कितने संख्या होंगे, उस राज्य के विधानसभा के जो कुल सदस्य संख्या होगा उससे 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, और 40 से कम भी नहीं हो सकती है विधान परिषद के सदस्य संख्या, ठीक। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सत्य का है ना। राष्ट्रीय ध्वज में जो स्थित चक्र है किस बात का, तो सत्य का ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब यहाँ से भी कई प्रश्न है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको सभी याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा, ये जो चक्र है इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और ये जो चक्र है राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियाँ होती है, तो 24 होती है। राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई रेशियो है 3:2 है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर याद रखना क्या, भारतीय संविधान सभा ने
तिरंगे को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। अब इसी तरह एक और डेट है, आपको याद रखना है, 18 जुलाई 1947। ये दोनों डेटें हमेशा जब भी पढ़ें तो रिवीजन करिएगा साथ में। एक 22 जुलाई 1947, एक 18 जुलाई 1947। 22 जुलाई को हुआ कि तिरंगे को अपनाया गया, और 18 जुलाई क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो 18 जुलाई 1947। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को किया गया था। ठीक है। अच्छा, एक कतई जहर प्रश्न याद रखना, कौन सा मालूम? राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी धरती पर सबसे पहले किसने फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। कब? 22 अगस्त 1907 को। ये याद रखना है, कहाँ फहराया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी धरती पर मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टटगार्ट में। ठीक है, तो जर्मनी के स्टटगार्ट में। तो जर्मनी तो याद रखना ही है, लेकिन स्टटगार्ट भी याद रखना है, क्योंकि एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। तो स्टटगार्ट ऑप्शन में स्टटगार्ट ही था, जर्मनी नहीं था। ठीक है, तो मैडम भीखाजी ने कहाँ विदेशी धरती पर फहराया था? तो स्टटगार्ट है ना, जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, ये लाइफ लेस ऑर्डिनरी ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है बेबी हालदार, है ना, बेबी हालदार इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अच्छा, सलमान रुश्दी से एक पुस्तक जो कि कई बार एग्जामों में आया, कौन सा है? वो मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। आप कभी नहीं भूलिएगा, कैसे याद रखना है? मिडनाइट चिल्ड्रन यानी कि मध्य रात्रि को बच्चा, है ना, बच्चा क्या वो रुस गया, यानी कि रुश्दी, है ना, सलमान रुश्दी रुस गया। मिडनाइट मध्य रात्रि को, चिल्ड्रन क्या हुआ? रुस गया, यानी कि सलमान रुश्दी। अरुंधति राय से एक पुस्तक है, कौन सा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। नेक्स्ट है दास कैपिटल। पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल का लेखक है कार्ल मार्क्स, है ना, दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स का ये कहाँ का है मालूम? ये भी जर्मनी का है। हिटलर भी जर्मनी का था, ये भी जर्मनी का है। और इसका जन्म जो हुआ कार्ल मार्क्स का 5 मई 1818 में हुआ था। 5 मई 1818। ठीक, याद रखना है इसे। अच्छा, द सोशल कंट्रैक्ट, ये पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। द सोशल कंट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है रूसो। और टोल्स्टाय की एक पुस्तक है वार एंड पीस, यानी युद्ध और शांति। पुस्तक के लेखक कौन है? टोल्स्टाय, लियो टोल्स्टाय। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ हैं? तो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ हैं 22। ठीक है, जिसमें कि 8 कपाल की हड्डी है और 14 चेहरे की हड्डी है। तो टोटल हो गया खोपड़ी में 22 हड्डियाँ। ठीक है। अच्छा, वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है मानव शरीर में? तो फीमर की हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी वो है अस्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। अच्छा, 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर याद रखना है बायोलॉजी से, कौन कौन सा, जो कि हार्ड प्रश्न में आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक है लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट। और मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? वो है टेंडन। ठीक है, फिर से समझिए, हड्डी को हड्डी वाला लिगामेंट, और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला टेंडन। ठीक है, और हड्डी क्या है? तो एक संयोजी उत्तक है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन कौन सा है वो अगर मालूम है तो ये बन जाएगा आंसर। तो सार्क का सदस्य कौन कौन सा है? तो वो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान। कितना हो गया? 5 हो गया, टोटल 8 है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफ़गानिस्तान। कौन है? अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये 8 देश है। ठीक है, अब कभी आप भूले नहीं, इसको याद कैसे रखना है? देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसको बोलना क्या? आईपीएस। आईपीएस के बीबी यानी कि बांग्लादेश, भूटान, ये 5 याद हो जाएगा। आईपीएस के बीबी, ने से नेपाल हो गया। 6 हो गया। मालदीव हो जाएगा। ठीक है, पटाया, पटाया बोलना, पटाया अफ़गानिस्तान, पटाया
अफगानिस्तान, ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। बस याद करने के लिए आपके पास जो भी ट्रिक हो उससे याद कर लेना है ना। आपको याद करना महत्वपूर्ण है, बाकी ट्रिक कुछ भी हो। आपके पास भी कोई अगर अच्छा ट्रिक है, नया ट्रिक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये 8 देश आपका सार्क का कितनी आसानी से याद हो जाता है। IPS के बीबी ने माल पटाया। IPS से हो गया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। बीबी से बांग्लादेश, भूटान। ने से नेपाल, माल से मालदीव, पटाया या अफगानिस्तान, ऐसे है ना। तो ऐसे रिलेट करके याद कर लेना है। तो अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं कौन सा नहीं है, ठीक है। तो IPS हो गया, बीबी ने माल पटाया, तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, थाईलैंड नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए बीबी में यहाँ आ जाता है ना भूटान, बांग्लादेश, भूटान। अफगानिस्तान में आ गया, यहाँ श्रीलंका से आ गया। IPS में S से श्रीलंका आ गया, ये थाईलैंड नहीं है, यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो ऐसे आपको इससे क्या होता है, अक्सर मालूम एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा इसका सदस्य देश नहीं है, तो इसलिए याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सार्क की स्थापना कब हुआ। सार्क की स्थापना हुआ था कब, तो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, है ना। 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, है ना। याद कैसे रखना है, साका, है ना, साका। वो फिल्म देखे होंगे साका वाला, तो वही वहाँ से रिलेट करना है। साका यानी कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू है ना। साका ना ही तो जिंदा पकड़ा सकता है, ना ही तो मुर्दा, साका सिर्फ मार सकता है, वही साका है, याद रखना है। साका यानी कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू, साका, सार्क का काठमांडू, ठीक। नेक्स्ट है अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। अरब सागर में स्थित, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद कैसे रखना है। देखिए ये आपका है, मान के चलिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इधर है अरब सागर, ठीक है, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो पूछा क्या अरब सागर में कौन सा द्वीप है, तो 2 ही द्वीप अपने इंडिया के पास है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। एक है इधर लक्षद्वीप अरब सागर में, इधर है बंगाल की खाड़ी तरफ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पूछा क्या अरब सागर में, तो इधर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर हो गया लक्षद्वीप। अगर यही पूछ देता है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो इधर बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये वाला जो होता है कोंकण तट होता है, ये मालाबार तट होता है, और ये कोरोमंडल तट होता है, ठीक है, इधर, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा ये बताया गया था, तो ये बताया था नील्स बोर ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, नील्स बोर ने बताया था। अच्छा रोएंटिजन, यहाँ पर एक प्रश्न याद रखना है, इससे क्या, एक्सरे की खोज किसने किया था, तो रोएंटिजन ने किया था। जो थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। चेडविक यानी कि ये न्यूट्रॉन की खोज किया था ना, न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने किया था। और रोएंटिजन क्या है, एक्सरे की खोज किया था, ठीक। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किसका, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है ना। यूरेनियम के कितने समस्थानिक है, तो यूरेनियम के 3 समस्थानिक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, यूरेनियम का भी 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा है, तो समस्थानिक मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या समान हो, ठीक है। परमाणु संख्या सब रहेगा 92, और परमाणु द्रव्यमान इसका अलग अलग रहेगा, यानी कि यूरेनियम 234 है, यूरेनियम 235 है, और यूरेनियम 238 है, ठीक है। ये तीनों समस्थानिक है इसका। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा मालूम, तो अभी वर्तमान में करंट अफेयर में जो भी बताएंगे हम, करंट अफेयर में यानी कि वर्तमान अभी 2025 चल रहा है ना, तो वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा उत्पादक यूरेनियम का राज्य कौन, आंध्र प्रदेश। और देश में पूछे तो कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान, ठीक। नेक्स्ट है, सिरके, नींबू और दही में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल है तो अब तीनों में पूछा तो क्या पाया जाएगा, अम्ल पाया जाएगा। ये करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिरके में एसिटिक अम्ल, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, और दही में लैक्टिक अम्ल। तो यानी तीनों में क्या अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अम्ल क्या बोलते हैं, अम्लीय जिसका pH मान 7 से नीचे हो, अम्लीय 7 के बराबर हो, उदासीन 7 से ऊपर हो, क्षारीय, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये किसने कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू से और क्या याद रखना है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे 1947 से
1964 तक, यानी करीब 17 साल तक रहे थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। और ऑटोबायोग्राफी के लेखक भी यही है, जवाहरलाल नेहरू ही है। और एक पुस्तक है इनका ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसके लेखक कौन है? तो भी जवाहरलाल नेहरू ही है। ठीक, नेक्स्ट है एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं क्या? 2 8 है ना, इसे आगे बढ़ाते हैं 2 8 8 18 ऐसे। तो यहाँ पर क्या है? 14 तक ही जाना है। तो 2 8 कितना 10 हो गया, तो आप तो 8 लिखेंगे नहीं क्योंकि 14 तक ही जाना है। 10 4 14, तो 4 लिखेंगे। तो जो अंतिम कक्षा में होता है वो होता है संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अंतिम कक्षा में इतना क्या है? यहाँ कितना है? 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। परमाणु संख्या 14 किसका है? सिलिकॉन का है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का चावल भंडार कहा जाता है भैया किसको? तो वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आंध्र प्रदेश कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 है ना। चावल का कटोरा बोलिए, या तो चावल धान का कटोरा बोलिए, ये किसे? आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। कभी कभी आपको छत्तीसगढ़ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ठीक, ये याद रखना है। हालांकि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन चावल का जो है क्या बोला यहाँ पे? चावल का चावल भंडार या तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जा रहा है। लेकिन सबसे अधिक चावल किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूँ और गन्ना, ये दोनों सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हार्ड स्पीड मेमोरी रखी जाती है जिसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, कैश मेमोरी कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ रीड ओनली मेमोरी, ये किसका है? रोम का फुल फॉर्म है। ठीक है, और एक आता है रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, एंड आपको धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे सब। नेक्स्ट है कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? तो पत्थर से तरासे शिल्प किस में नहीं है? नागार्जुन कोंडा में नहीं है, बाकी अजंता, कार्ले और नासिक में है। ठीक, नेक्स्ट है परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो सभी आनुषंगिक विकिरण का अवशोषण करता है, वही क्या होता है? कृष्ण पिंड होता है। नेक्स्ट है हीराकुंड का संबंध किससे है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। आपको याद कैसे रखना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ऐसे रिलेट कर लेना, कभी नहीं भूलिएगा। हीरा महान लोग पहनते हैं, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी कि हीराकुंड बांध महानदी पर है। किस राज्य में? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध क्या है? दुनिया का सबसे लंबा बांध है ये। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, भारत के जो है पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वर्तमान में भी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और क्या याद रखना है? राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। और यही राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति पूछे तो 161 में। ठीक, और महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के। सीएजी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, कौन सहयोग कर रहा है? तो ये जर्मनी कर रहा है। ठीक, गंगा की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे राष्ट्रीय नदी पूछे तो वो भी गंगा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे तो गंगा डॉल्फिन है। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान एशिया का सबसे पहला कहाँ स्थापित किया गया? तो पटना में किया गया है। नेक्स्ट है गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। गाजर और आम किसका? प्रचुर मात्रा में किसका? विटामिन ए का ये स्रोत है। ठीक है, विटामिन ए का, तो ये याद रखना है। और विटामिन जो सब पूछा जाता है, क्या आपसे पूछा जाएगा कि रतौंधी जो होता है वो किसके कारण? विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका नाम है थायमिन। और इसका नाम क्या है? सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। और डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। आपको याद करवाए थे रथ एक टॉफ़ी। रथ से हो गया रेटिनॉल थायमिन, एक से हो गया एस्कॉर्बिक और
एक को से कैल्सीफेरॉल और टॉफ़ी यानी कि ई और के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टॉफ़ी यानी टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। ठीक, नेक्स्ट है पृथ्वी का आकार है, तो पृथ्वी का आकार है जियोर्ड, है ना, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियोर्ड है, इसका करेक्ट आंसर है जियोर्ड। ठीक है, पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन है, यानी पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी और मानव शरीर ये दोनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। तो ये जब भी एक प्रश्न आए तो चारों ये साथ में रिवीजन कीजिए। जैसे यहाँ पृथ्वी का आया तो मानव में भी नाइट्रोजन का भी याद रखना, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, और हाइड्रोजन का भी याद रखना, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ रिवीजन करना चाहिए। रही बात पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखना है, 3,84,400 किलोमीटर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 400 mH में कितनी बाधाएं होती है, 400 mH में 10 बाधाएं होती है, इसका करेक्ट आंसर 10 है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक है, तो ज़्यादा सर्वाधिक अंतर है राजस्थान में। ठीक है, ये क्या है, साक्षरता दर की बात हुई। सबसे अधिक साक्षर राज्य पूछ दे तो वो कौन सा है, केरल है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी केरल है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पहले भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04%, ये याद रखना है, भारत की साक्षरता दर है। ठीक है, अच्छा सबसे कम साक्षर राज्य पूछे, न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। रही बात जनगणना की, तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में हुआ था। किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 में हुआ, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। एक क्वेश्चन आता है माल्थस का संबंध किससे, तो जनसंख्या अध्ययन और अर्थशास्त्र है से संबंधित है माल्थस। ठीक है, माल्थस का संबंध किससे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये जनसंख्या अध्ययन और अर्थशास्त्र से संबंधित है माल्थस। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 14 का पूरा जीके जीएस का प्रश्न होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का वर्तमान रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार सिंह है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, नया बने हैं और किस क्रम के हैं, यानी कि किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है, 49वां है, 50वां है, 51वां है, 52वां है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन है और किस क्रम के हैं ये आपको बताना है अभी वर्तमान में भारत का चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।